नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद। मैं स्वाति शर्मा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर तानेश्वर ताम्रकार जी से अपने और आपके हेल्थ के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर तानेश्वर ताम्रकार, होम्योपैथिक चिकित्सक, प्रोफेसर, रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। विगत मैं 25 वर्षों से होम्योपैथिक क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूं और इसके अलावा लगभग 20-22 वर्षों से मैं कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और शिक्षकी कार्य से जुड़ा हुआ हूं। और होम्योपैथी के जो भी क्षेत्र में जो हो सकता है उसके माध्यम से लोगों के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है वो कार्य मैं कर रहा हूँ। आइए जानते हैं होम्योपैथी से जुड़ी कुछ खास बातें। सर, होम्योपैथी क्या है और इसे हम कैसे समझें, कैसे कारगर है? ये हालांकि मूलतः जो है ये होम्योपैथी जो विज्ञान का जो आविष्कार जो किया डॉक्टर हैनीमैन ने, जर्मनी में, जो वो भी एक एलोपैथ थे, एलोपैथी प्रैक्टिशनर थे, लेकिन उनको उस सिस्टम से थोड़ा सा जो दवाइयाँ देते थे लेकिन बार बार जो बीमारियाँ हैं वो फिर से आ जाती थी, तो जड़ समूल से नाश करने के लिए हिसाब से जो है उन्होंने इस सिस्टम का जो है इन्वेंट किया और एक ट्रांसलेशन कर रहे थे बुक्स का, और बुक्स का ट्रांसलेशन करते समय एक चीज़ें जो है उनको क्लिक कर गई और जिसके बाद इस सिस्टम को जो है वो एक समान से समान की चिकित्सा का जो एक सिद्धांत है, समसम्यति, ये जो सिस्टम है उसका जो है उन्होंने इन्वेंशन लगभग 1790 में जो है वो इसका जो है वो उन्होंने आविष्कार किया। और इस सिस्टम का फिर धीरे धीरे जो है वो जर्मनी के अलावा अन्य देशों में भी जो है वो होने लगा। हिंदुस्तान में पहली बार जो है वो आपका बंगाल में उसका ये हुआ, बंगाल के अलावा हरियाणा है, दिल्ली है, इस क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रसारित होते होते अभी लगभग ज़्यादातर देशों में इसका जो है वो प्रचलन जो है वो बढ़ा है। और इसमें एक सबसे मूल चीज़ ये है कि होम्योपैथिक सिस्टम का एक मूल भाग ये है कि इसमें थोड़ा साइड इफ़ेक्ट का जो है वो नहीं रहता, जो कि अन्य सिस्टम में जो है अगर कहें तो उसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। सर, अगर बात करें एलोपैथी, आयुर्वेद की, तो इन सब से होम्योपैथी कैसे अलग है? ज़्यादातर जो एलोपैथिक विज्ञान है या कहें आयुर्वेद विज्ञान है, ये दोनों ही पद्धतियों में ये होता है कि कोई भाग अगर रोग ग्रसित हो गए, अगर किसी को खांसी आ रहा है तो ये माना जाता है कि उसका जो सिर्फ जो है फेफड़ा जो है प्रभावित है, जबकि होम्योपैथी में हम लोग जो देखते हैं वो पूरे शरीर को जो है वो देखते हैं कि पूरे शरीर को लेते हुए चलते हैं, उसका खान पान कैसा है, उसका जो जनरल इकोनॉमी कैसा है, वीकनेस तो नहीं आ गया है। लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धतियों में केवल उस भाग को ही रोगग्रस्त मानते हैं, जबकि होम्योपैथी में पूरे शरीर को रोगग्रस्त मानते हुए पूरे शरीर को समझते हैं। एक ही बीमारी में हर एक, जैसे खांसी अगर 3 लोगों को आ रहा है तो तीनों के अलग अलग लक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं। किसी को कमजोरी हो सकती है, किसी को खांसी आ रहा है लेकिन कमजोरी नहीं है, किसी को साथ में जो है वो भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, किसी को पानी पीने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसे इस तरह से एक ही बीमारी में कई तरह के लक्षण प्रदर्शित होते हैं और इसी के आधार पर हम लोग होम्योपैथिक दवाई देते हैं। जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पेशेंट का जो एक पर्टिकुलर पार्ट को ही बीमार मान के चलते हैं। अगर उसका पेट गड़बड़ हो गया है तो बस ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है वो केवल पेट की तकलीफ है और कोई दूसरी चीज़ का नहीं है। तो ये जो है, और ख़ासकर मन का जो प्रभाव जो है शरीर के ऊपर बहुत पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा क्रोध में रहेगा तो उसको कई बार जो है अपचन है, नींद नहीं आना, और उससे जो है अपचन हो जाता है। जबकि इन चीज़ों को अन्य चिकित्सा पद्धतियों में नहीं देखा जाता है कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है, आप ये बताइए। या आपको लूज मोशन हो रहा है तो भाई हम लूज मोशन को बंद कर देंगे। जबकि होम्योपैथी में ऐसा होता है कि हम लोग उन चीज़ों को जरूर लेते हैं। तो पेशेंट को जो है हम समझते हैं होम्योपैथी में, और उसके जो है शरीर के अलावा मन को भी समझते हुए दोनों चीज़ को देखकर हम लोग जो दवाई देते हैं, जिससे कि जो है वो प्रभाव बहुत अच्छा आता है। और होम्योपैथी का जो दवाइयाँ हैं जो काफ़ी जो है वो उसका डाइल्यूशन बना दिया जाता है। जो एक कह सकते हैं कि उसका जो पावर है, उस पावर को धीरे धीरे करके पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस है, जिससे कि दवाइयों को उसमें उसके अंदर की जो इनर्ट पावर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और वही दवाइयाँ जो है तो क्रूड मटेरियल कम रहता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वही बस रह जाती है, और जिससे जो है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हमारे को क्लिनिकली, आप जितने भी लोग जो यूज़ कर चुके हैं, जो लोग इस दवाइयों को लेते हैं, उनसे भी आप ये इस चीज़ों को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि वो लोगों को कभी भी जो है होम्योपैथी से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता, बल्कि जो है वो एक तरह से इम्यूनाइज करता है। मतलब इम्यूनाइज इन द सेंस कि रोग से लड़ने की क्षमता को जो होम्योपैथिक दवाइयाँ बढ़ाती हैं, और जिससे कि हमको अन्य कई प्रकार के
अनजाने रोगों से भी जो है हमारे को लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाती है, क्योंकि ये सेलुलर लेवल में वर्क करता है। सेल्स जो होती हैं उसको स्टिमुलेट करती है, और जिससे कि हमारे को कोई भी प्रकार के रोग जो है हमारे शरीर में अगर कीटाणु या कोई भी तरह से प्रवेश करने का करते हैं तो उससे हमारे को उसमें इससे जो है वो लड़ने की क्षमता हमारे में शरीर में जागृत हो जाती है। जैसे कि हम साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो क्या होम्योपैथी में बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है? ज़्यादातर जो पढ़े लिखे चिकित्सक हैं, जो बराबर रूप से जो है वो ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं, उसमें बराबर रूप से गाइडलाइन दिया हुआ है। उस गाइडलाइन को अगर जैसे हम फॉलो करते हैं कि भाई हम एकदम से, जैसे कि अगर हम कोई भी दवाई का जो है अपन सिलेक्शन करते हैं तो उस दवाई को एकदम से हम हाई पावर में नहीं देते। पहले जो है हम लोग लो पावर में देते हैं, उससे कुछ फ़ायदा हो गया तो थोड़ा सा जैसे कि एक 30 पावर में देते हैं, 30 पावर से थोड़ा रिस्पांस मिला तो हम 200 में जाते हैं, 200 के बाद 1000 में जाते हैं। तो बराबर एक गाइडलाइन दिया हुआ है हमारे जो है वो इसमें जो है वो सिस्टम में एक प्रॉपर एक गाइडलाइन है। उसके आधार पे अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर बिना प्रॉपर नॉलेज के अगर हम इसको होम्योपैथी को लेते हैं तो उसके भी जो है वो दुष्परिणाम हो सकते हैं, अगर हम सही रूप से उसको फॉलो नहीं करते हैं। पूरा एक जो है वो कैसे दवाइयों का उपयोग किया जाए, इसका एक बहुत बड़ा जो है हमारे इसमें जो है वो एक ब्रांच है जिसको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उसमें गाइडलाइन दिया हुआ है कैसे दवाइयों को दें, कैसे रिपीट करें, कितने बार रिपीट करें, किस पावर को दें, कैसे शरीर में दें, बच्चों को अलग पावर दें, बड़ों को अलग दें, पुरुष को अलग दें, महिला को अलग दें, अगर बुजुर्ग है तो उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं। ऐसे बहुत सारे जो है गाइडलाइन हैं, और उन गाइडलाइन को अगर हम फॉलो करते हुए अगर देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे बात हुई अभी दवाइयों की, तो लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि दिखती तो सारी दवाइयाँ होम्योपैथी एक जैसी हैं, लेकिन उनके असर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए, मूल रूप से ऐसा है कि जो इसकी दवाइयाँ बहुत कड़वी रहती हैं। अगर हम देखें तो इसका एक ये है कि डॉक्टर हेलीमैन ने जो इनके फाउंडर हैं, उन्होंने इन दवाइयों को जो है वो मीठी गोलियों में मिला के अलग अलग जो लिक्विड है वो अलग अलग रहता है। सभी प्रकार की जो लिक्विड है वो अलग अलग रहती हैं, लेकिन अगर लिक्विड को हम अलग अलग किसी को देंगे तो वो काफ़ी, जैसे खासकर जैसे बच्चे को दें, बड़ों को भी देंगे तो भी बहुत कड़वी है। लेकिन उसको जो माध्यम एक बना के हम लोग गोली के माध्यम से मीठी गोली देते हैं, जिससे कि बड़े या बच्चे या कोई भी उम्र के हों और जिनको कड़वी चीज़ें नहीं ले सकते वो भी इन मीठी चीज़ों को लेके जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम उसको, कई लोग ऐसे हैं कि उसको डाइल्यूशन जो मेन मेडिसिन है उसको अगर कहीं अपन डायरेक्टली अगर देते हैं तो बहुत कड़वी होती है। तो इसका एक जो है वो सभी दवाइयाँ जो है वो अपने को देखते हैं गोली में डाल के देते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है वो सब अलग अलग होती है। हर एक का गोली का जैसे आप देखेंगे तो इसमें नाम अलग अलग इसमें लिखा हुआ रहता है, उसके सोर्स अलग रहते हैं। कोई जैसे कि अगर अपन कहें कि कुछ जो है वो प्लांट से बने हुए हैं, है ना, कुछ जो है वो ऐसे विदेश में भी जो मिलते हैं प्लांट उससे बने हैं, मिनरल सोर्सेज से भी बने हैं, जो खदानों में मिलते हैं उससे जो मिनरल्स हैं उससे बनते हैं, और कई प्रकार के ऐसे सोर्स हैं जिससे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बनती हैं, लेकिन बनने के बाद जो है वो एल्कोहल के साथ मिक्सिंग होती है तो वो काफ़ी कड़वी होती है। इसलिए उसका माध्यम जो है वो वहाँ पर अपन मीठी गोली के माध्यम से करते हैं, जिससे कि जो है वो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक भी उन दवाइयों को आसानी से, बीमारी अवस्था में कोई व्यक्ति खाना भी नहीं खा रहा है, उस अवस्था में उसको कोई कड़वी दवा दें तो उसमें तो और बीमार हो जाएगा व्यक्ति। तो मीठी दवाई देने से कम थोड़ा सा उसको एक थोड़ा अच्छा लगने लगता है, और जो है वो एक खाने पर जो है वो उसको एक अच्छा महसूस होता है। और दवाइयों का जो है वो एक लेने में जो है वो बच्चे से लेके बड़े तक जो है उसको मतलब हेजिटेट नहीं करते, अरे भाई कोई दवाई दे रहे हैं तो अरे कड़वी है नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। बल्कि दवाई खाने के लिए जो है वो काफ़ी हद तक कई बार बच्चों के लिए हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि दवाई जो है देख कर रखिए, कि बच्चे को एक बार मीठी गोली का जहाँ खाने का मन करता है तो वो निकाल के पूरी दवाई एक बार में ना खा ले। ये इस तरह से जो है वो, इसलिए जो है वो दवाइयों का जो है वो पूरा सोर्स अलग अलग है। उसका माध्यम जो है वो एक सफ़ेद छोटी छोटी गोलियां जो है साबूदाने जैसी दिखती हैं वैसी गोलियां रहती हैं। सर, दवाइयों के विषय में ही ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो बहुत धीरे धीरे असर करती हैं, तो क्या ये सभी रोग में बहुत धीरे धीरे असर करती है या कुछ ऐसे भी रोग हैं कि जो जल्दी मतलब उनका असर दिखे? अब ये भी बहुत कुछ जो एक ये बन गया है, इसमें लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं
कि होम्योपैथिक दवाई धीरे करती है। इसमें कुछ कुछ कमी जो है वो मतलब चिकित्सा की भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम में कोई कमी नहीं है। अगर सही समय पर सही दवाई अगर दी जाए तो इससे फास्ट मेडिसिन कोई नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग भी इसमें हो जाते हैं कि भाई सही दवाइयाँ हम सेलेक्ट ना कर पाए, लेकिन दवाइयाँ कई बार ऐसी चमत्कारिक रहती हैं कि जो है अगर सही दवाई मिल जाए तो उसका जो है कुछ ही समय में जो है उसके लाभ मिलने लगते हैं। लेकिन कई प्रकार के रोग भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम कहें पुराने रोग हैं, मान लो 4-5 साल से कोई तकलीफ में है या 6 महीने से तकलीफ में है, तो उसको ये कहें कि एक बार 1 हफ्ते की दवाई लें और तुरंत फ़ायदा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा समय तो लगेगा ही उसमें, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके जो है वो रोग जो है वो धीरे धीरे जो है कम से कम 3 से 4 दिन में, 5 दिन में थोड़ा थोड़ा कमी आने लगती है। ये लोगों में ये है कि भ्रांतियाँ हैं कि भाई दवाइयाँ जो है वो काम करने में जो है बहुत समय लेती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसकी दवाइयाँ जो है, और कई बार ये भी है कि रोगी अपने रोग को बराबर रूप से नहीं बता पाते। एक जो है कई इसमें जो है होम्योपैथी के हिसाब से पेशेंट को भी थोड़ा सा एजुकेट होना है कि किन चीज़ों को जो है वो डॉक्टर को बताएं। जैसे सामान्य रूप से जो है अभी जो अपन बात कर रहे थे तो उसमें ये है कि एक कोई भाग बस को मत बताइए, अपने बारे में पूर्ण रूप से बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इस तरह के कंडीशन हुए, उसके बैकग्राउंड में हमको जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार रोगी जैसे हाथ पैर में दर्द दे रहा है तो वो केवल यही बताता है कि हाथ पैर में ही दर्द दे रहा है, उसके पीछे के कारणों को नहीं बताते कि लाइफ स्टाइल कुछ डिसऑर्डर है, नींद ठीक से नहीं आ रहा है, कि खाने पीने में किस तरह की चीज़ों को जो है आप कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी कई बार ऑब्स्टेकल हो जाते हैं क्योर के रास्ते में, या जो हम दवाई देते हैं उसके रास्ते में भी कई बार ऑब्स्टेकल्स या अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। और जिसको हमको दूर करने के लिए जो है वो हम रोगी को जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ों को जो है वो आप उसमें जो है वो खाने पीने में ना लीजिए, जिससे कि आपका रोग और बढ़ रहा है। जैसे एक बच्चों में अगर कहीं टॉन्सिल बढ़ा हुआ है और जाकर वो आइसक्रीम खा ही रहा है तो हमारी दवाइयाँ हम कितनी भी देंगे तो वो उसका जो है वो टॉन्सिल का स्टेट जो है वो बना ही रहेगा। अब गैस्ट्रिक कंप्लेंट है और समोसा आलू गुंडा और दुनिया भर का जो चाट मसाला सब खा ही रहा है, तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट तो हमारी दवाइयों से थोड़ा बहुत फायदा करेगा ही, लेकिन जो खाने पीने में अगर इस तरह की चीज़ें जो है रोग को और बढ़ाता है, उन चीज़ों को अगर रोगी करते जाएगा तो वैसी परिस्थितियों में रोगी को लाभ नहीं होता। तो साथ में जो रोग को जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, रोग के जो कारण हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो रोगी को एक सुपाच्य भोजन करना चाहिए, अच्छे से नींद लेना चाहिए, थोड़ा हल्का व्यायाम करना चाहिए। और मन को भी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अदर सिस्टम में जो है अपन एक सबसे लिस्ट प्रायोरिटी देखते हैं कि अगर हम देखें कि मानसिक अवस्था को, हर एक व्यक्ति के मानसिक अवस्था को काउंट नहीं करते, जबकि होम्योपैथी में हम लोग इन चीज़ों को बहुत करते हैं कि कैसा उसका मन है, और मन से ही जो है वो शरीर के जो है वो शारीरिक जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती हैं। मन अगर ठीक नहीं होगा तो नींद ठीक से नहीं आएगा, नींद ठीक से नहीं आएगा तो पेट ठीक से साफ नहीं होगा, और उससे जो है वो शरीर भारी भारी लगेगा या असामान्य लगेगा, और जिससे उसके जो है वो शरीर का जो है वो परिवर्तन जो है वो शुरू होने लगेगा। इन चीज़ों को इसलिए हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ के कारण इसको जो है मन में बीमारी जो है वो उत्पन्न हुई और उसका जो प्रभाव शरीर में आने लगा है, इसलिए हम लोग इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। सर, होम्योपैथी दवाई लेते वक्त कुछ लोगों का मानना ये है कि कॉफ़ी, चॉकलेट इन सब से परहेज करना चाहिए, तो क्या अगर हम ये खाना छोड़ देंगे तो ज़्यादा असर करती हैं दवाइयाँ, या खाते रहेंगे तो दवाइयों का असर कम होगा या देरी से होगा? इसमें एक ये रहा है कि देखिए, जो दवाइयों को लेते समय हम लोग ज़्यादातर अभी बहुत कम कर दिए, परहेज कोई विशेष जो बीमारी के हिसाब से ही हम लोग बोलते हैं। पुराने समय में ऐसा रहा है, कुछ कुछ दवाइयों का रहा है, जैसे कि हम कुछ एक आध दवाइयाँ जो देते हैं उसके बाद ये चीज़ नहीं खाना है करके हम लोग करते हैं, लेकिन उसको जनरलाइज कर दिया गया था पहले। जैसे कुछ दवाइयाँ खाना है तो उसके बाद प्याज नहीं खाना है, ऐसा हम लोगों का रहा है पहले, लेकिन उसको जो है एक तरह से पूरी दवाइयों में जो है वो उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर दवाइयों में कोई परहेज नहीं है, केवल एक ही चीज़ रहता है कि दवाई खाते समय खाली पेट रहें और 10-15 मिनट पहले और 10-15 मिनट बाद जो है वो कुछ खाएं पिए नहीं। तो इसके अलावा कोई विशेष परहेज जो है होम्योपैथिक दवाई लेते समय नहीं है। थोड़ा सा ये है कि जैसे स्ट्रॉन्ग जो, जैसे अपन कह सकते हैं, जैसे परफ्यूम यूज़ करते हैं या क्या बोलते हैं उसको, बॉडी स्प्रे वगैरह जो है कोई यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट यूज़ करते हैं,
तो ये चीज़ें जो है कई बार जो है दवाइयों के प्रभाव को ये करती है। बाकी जो खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, जैसा जो खाना पीना कर रहे हैं वो सब चीज़ खाइए भी है, कोई हम लोग उन चीज़ों में मना नहीं करते। केवल स्ट्रॉन्ग जो जैसे परफ्यूम है उसको हम लोग थोड़ा सा, या डिओड्रेंट वगैरह जो यूज़ करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग जो काफ़ी जो फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो होम्योपैथी क्या सभी बीमारियों में असर करता है, या कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें होम्योपैथी दवाइयां असर नहीं करती हैं? हर एक शरीर के लिए जो है वो जैसे कहाँ पर जो है वो अपन ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पर दवाइयाँ जो है वो लाभकारी नहीं हो पाती हैं, उससे जो है पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो अलग स्थिति है, जैसे सर्जरी वगैरह का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। वैसे सर्जिकल डिजीजेस में हमको एक बॉर्डर लाइन रहता है कि वहाँ पर जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है कि वहाँ पर सर्जरी है, तो उन परिस्थितियों में हम लोग बिल्कुल सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पर सर्जरी करवाइए। और सर्जरी के पहले लेकिन ये है कि कई ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि किडनी में जैसे स्टोन हो गया है, तो स्टोन अगर छोटा है तो हम दवाइयों से निकाल सकते हैं, लेकिन वही स्टोन अगर उसका साइज अगर अपन कहें मान लो 25 mm हो गया है या 30 mm हो गया है, वो बहुत बड़ा स्टोन हो गया, उसको अगर वहाँ पर वो छोटा स्टोन है तो हम लोग दवाइयों से उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप दवाई खाते रहें, निकल जाएगा। लेकिन स्टोन बहुत बड़ा हो गया है तो वो रास्ते को डैमेज कर सकता है, बड़ा स्टोन कोई भी जगह में। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर जो है वो स्थिति जो है कैसी है, और पेशेंट का कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जैसे सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन जो नर्सिंग केयर का रिक्वायरमेंट है, उन परिस्थितियों में जो है हमको वहाँ पर सजेस्ट करना है। लेकिन इसके अलावा भी जो है होम्योपैथी का उन परिस्थितियों में भी जो है वो दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन हर एक सिस्टम का एक अपना लिमिटेशन है। हर एक जो जैसे एलोपैथी का भी अपना लिमिटेशन है, होम्योपैथी का भी है, आयुर्वेद का भी है, हर एक सिस्टम का अपना लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को देखते हुए ही हमको दवाइयों को जो है वो देना चाहिए, और रोगी को जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की वहाँ पर उसके लिए हमको सजेस्ट करना चाहिए। सर, लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक होम्योपैथी दवाई खाओ तब तक बीमारी ठीक रहेगी, होम्योपैथी मतलब दवाइयाँ बंद होते ही बीमारी फिर से वापस आ जाएगी, क्या ये सच है? अब ये भी काफ़ी कुछ हद तक जो है रोग के आधार पर ही अपन इसको निर्णय ले सकते हैं ऐसा। और ज़्यादातर जो केसेस जो हैं होम्योपैथी में अगर जो लाभ मिला रहता है, बंद कर देने पर भी उसके जो लक्षण हैं वो फिर से नहीं आते हैं ज़्यादातर केस में। लेकिन कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि जैसे जॉइंट पेन को अगर हम ले लें, जैसे लोगों में एक कॉमन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो जॉइंट पेन या कहते हैं वात रोग अपन कहें, तो उसमें थोड़ा सा लंबा समय दवाई लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है एक आध हफ्ता दवाई लिए, उसको लाभ मिला तो अपन बंद कर दिए, तो पूरा ट्रीटमेंट थोड़ा सा कम से कम उसको 1.5-2 महीने का ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए, और उसके बाद वो जो है फिर कभी ज़रूरत पड़े तब फिर उसको रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे दवाइयाँ बंद कर देने से एक आदत नहीं बनती होम्योपैथिक दवाई की, वो अगर आप जो है वो उसको ब्रेक कर देते हैं तो भी जो लाभ मिला हुआ है वो निश्चित रूप से जो है आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। सर, कई बार ऐसा होता है कि एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उसमें फिश ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है, और बहुत से वेजिटेरियन लोग उसे खाना पसंद नहीं करते। क्या होम्योपैथी में भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि कुछ ऐसा यूज़ किया जाता है उनको बनने में? जी, वैसे मेजॉरिटी जो सोर्स है होम्योपैथी का वो वेजिटेबल सोर्स है और मिनरल सोर्स है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी बिल्कुल क्लियर कहना चाहूँगा कि कुछ सोर्सेस हैं जो कि एनिमल सोर्सेज से भी बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग की एक दवाई है वो स्नैक विनोम से भी बनाया जाता है। तो हम लोग जैसे ज़्यादातर उन परिस्थितियों में जो है वो कई बार हम इस चीज़ को बता देते हैं पेशेंट को जो है कि भाई ये जो दवाइयाँ कई लोग ऐसे फास्ट में नहीं लेना चाहते या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहती, तो कुछ है लिमिटेड है। लेकिन उसमें अगर हम कहें मान लो 500 मेडिसिन यूज़ हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि 15-20 मेडिसिन होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 500 में 450 मेडिसिन जो है आपको जो है वो नॉन एनिमल सोर्स से है, वेजिटेबल सोर्स है या मिनरल सोर्स है। हमारी इस बातचीत में लोगों की कुछ सही कुछ गलत जो धारणाएं थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी जी। तो सर, ऐसे में हमारे दर्शक अपने स्वास्थ्य को लेकर होम्योपैथी से कैसे जुड़ें, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। एक तो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं और
इसमें जो भी परेशानी जो भी होता है, उसमें कोई भी परेशानी हो, उसमें एक बार ज़रूर होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है उसको बड़े जो लंबे समय तक ट्रीटमेंट ना चलाना पड़े और होम्योपैथिक दवाई से आसानी से लाभ प्राप्त हो जाए। क्योंकि अभी थोड़ा देर अभी अपन ने इसमें बातचीत में अपन ने चर्चा किया था कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं और जो इसका चयन प्रक्रिया जो होती है वो पूरे शरीर को देखते हुए होती है। उसके मन और मस्तिष्क, इस भौतिक शरीर के साथ में मन का जो बहुत बड़ा जो है वो प्रभाव होता है। तो मानसिक और शारीरिक लक्षण दोनों को देखते हुए होम्योपैथिक दवाइयों को जो है वो किया जाता है। और हम ये निश्चित रूप से देखते हैं कि अपन व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे कि मन का जो प्रभाव होता है, इसका जो प्रमाण आप देखेंगे कि ये कोविड काल भी चला है, उसमें कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो व्यक्ति कोविड से नहीं हुआ है। कोविड संक्रमित मैंने नहीं सुना है। कोई व्यक्ति अगर कहीं मान लो कोई विक्षिप्त है, वो व्यक्ति संक्रमित नहीं हो, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है उसके पास, उसका पूरा जो है ये है। तो मन का जो प्रभाव होता है वो शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इन चीज़ों को हम लोग मन, मस्तिष्क और शरीर, ये दोनों चीज़ों को लेकर जब हम देते हैं दवाइयाँ, तो मन भी अच्छा होता है और शरीर भी उसके कारण जो है वो अच्छा होता है। क्योंकि शरीर को संचालन करने के लिए मन का ही तो है। और मानसिक स्थिति सभी इसमें जो है अच्छी रहेगी तो हर एक व्यक्ति जो है वो उससे स्वास्थ्य की ओर जो है वो जा सकते हैं। तभी वो शरीर स्वस्थ होगा। जब तक मन कितना भी शरीर फिट हो, सारे टेस्ट नॉर्मल हो, सारे आपके जो है लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो, ब्लड शुगर नॉर्मल हो, सारे ईईजी, इको कार्डियोग्राफी, सारे चीज़ नॉर्मल हो, लेकिन मन अगर अच्छा नहीं है तो वो कितना भी बढ़िया जो है वो फाइंडिंग्स हो, इन्वेस्टिगेशन में सब नॉर्मल आ रहा है, एक्सरे चेस्ट भी क्लियर है, एब्डोमेन का सोनोग्राफी भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन अगर कहीं उस व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति जो है वो मन में जो है वो कहीं इम्बैलेंस है, असंतुलन की अवस्था है, वैसे स्थिति में जो है वो क्या बोलते हैं रोगी जो है वो स्वस्थ नहीं कहलाता। तो मन और शरीर ये दोनों चीज़ को देखते हुए जहाँ पर हम एक होम्योपैथिक ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि दोनों चीज़ को देखते हुए ये करते हैं, और शरीर भी ठीक रहता है और मन भी ठीक रहता है। और चूंकि मन जहाँ ठीक होता है तो धीरे धीरे शरीर भी ठीक होने लगता है। इसलिए लोगों को मन को बहुत अच्छा रखना जो बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार लाना बहुत ज़रूरी है। सुविचार लाएं और उससे जो है वो शरीर अच्छा रहे। क्रोध स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति को क्रोध आता है, मुझे भी आता है, हर एक व्यक्ति को आता है, लेकिन जो है वो इसका प्रभाव जैसे क्रोध आता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अच्छे हार्मोन नहीं है, कई प्रकार के जो हमारे अवसाद ग्रस्त कर देता है, ऐसे हार्मोन नहीं। और जब हम खुश रहते हैं तो अच्छे हार्मोन निकलता है, खुश रहने से, अच्छी बात करने, पॉजिटिविटी से जो है वो अच्छे हार्मोन निकलता है, और तब हम हेल्दी रहते हैं। और इसलिए हम लोग को हर एक व्यक्ति को चाहिए खुश रहे और दूसरे को भी टेंशन ना दे, खुद भी टेंशन में ना रहे और दूसरे को भी टेंशन ना दे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है और हर एक व्यक्ति को इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तभी हम जो है वो मन को स्वस्थ रखेंगे, तन स्वस्थ रहेगा, और तन स्वस्थ रहेगा तो पूरा जो है वो शरीर स्वस्थ रहेगा। यही मूल बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे सोशल मीडिया संवाद के साथ। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।